लास्ट क्लास में हम लोग डायनामिक मॉडलिंग डिस्कस कर रहे थे और हमने डायनामिक मॉडलिंग के अंदर अभी डिस्कस किया था स्टेट चार्ट्स को। अब डायनामिक मॉडलिंग के अंदर एक और एक्सपेक्ट किया जिसके अंदर हम इंटरेक्शन डायग्राम्स के थ्रू काम करते हैं, इंटरेक्टिव डायग्राम्स के साथ। The view of a system of interacting objects is a collaboration and a context-dependent view of objects and their links to each other, together with the flow of messages between objects across data links. Collaboration and sequence diagram are used for this view in UML. Both of these combined are called interactive diagrams. अब जो इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सिस्टम के, उनके दरमियान जो हम रिलेशन डिफाइन करते हैं और साथ फ्लो बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह किस तरह का मैसेज डिलीवर हो रहा है, उसके लिए हम कोलैबोरेशन डायग्राम्स यूज करते हैं। इंटरेक्टिव डायग्राम्स जो होती हैं मॉडल करती हैं dynamic aspect of a system. Interactive diagrams are used to model dynamic aspect of a system. For the most part, this involves modeling concrete or prototype instances of classes. जो क्लासेस परमानेंट होती हैं, जिनका फ्लो होना ही होता है, उस सारी क्लासेस को हम इसके अंदर जो है वो मॉडल करते हैं, या जो क्लासेस होती हैं इंटरफेस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, और साथ हम उनके साथ उनका मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि वो इस के ऊपर काम करती है, उसके अंदर से कौन सी हमें आउटपुट आती है या वो किस तरह का मैसेज आगे कन्वे करती है। Interactive diagrams may stand alone to visualize, specify, construct, and document the dynamic of a particular society of objects, or they may be used to model one particular flow of control of a use diagram. इंटरएक्टिव डायग्राम्स जो होती हैं वो विजुअलाइज करने के लिए किसी स्पेसिफिक काम को यूज करते हैं। जैसे कि हमने अगर किसी एक यूज केस के अंदर से किसी एक चीज का फ्लो बताना हो कि ये किधर से गया है, अब ये डाटा आगे से किधर गया, उस चीज को हम लोग इंटरएक्टिव डायग्राम्स के अंदर शो करते हैं। इंटरएक्टिव डायग्राम्स दो तरह से होती हैं, सीक्वेंस डायग्राम होती हैं और कोलैबोरेशन डायग्राम होती हैं। जो सीक्वेंस डायग्राम्स होती हैं उसके अंदर हम टाइम मैनेजमेंट के साथ बताते हैं कि अब पहले ये काम हुआ, दूसरा फिर ये काम होगा, तीसरा फिर ये काम होगा। उसके अंदर हमारे पास हमारा टाइम भी आ जाता है। A sequence diagram is an interaction diagram that emphasizes the time ordering of messages. Graphically, a sequence diagram is a table that shows objects arranged along the axis and messages ordered in increasing time along the y-axis. ग्राफिकली जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो जो हमारी डायग्राम होती है उसके अंदर जो हमारे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसके अंदर कम्युनिकेशन या मैसेज पास हो रहे होते हैं, और जो हमारी वाई एक्सिस होती है उसके अलॉन्ग हमारी टाइमलाइन डिफाइन होती है जिसमें हम बताते हैं कि पहले कौन सा ऑकर होगा मैसेज, फिर दूसरा कौन सा होगा। जो कोलैबोरेशन डायग्राम होती है इंटरैक्टिव डायग्राम की, वो ज्यादातर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करती है और किस तरह से मैसेज रिसीव और सेंड हो रहे हैं वो शो करती है। जो ग्राफिकली होता है इसके अंदर सिर्फ वर्टिसेस और आर्क्स होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि किस तरह से मैसेज है और किस तरह आगे मैसेज पास हो रहा है, डेटा उसका किस तरह से फ्लो कर रहा है। Hints and tips on interaction diagram। जब interaction diagrams हम बना रहे होते हैं हमें कुछ बातें जो माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि जो भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स या मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए नाम यूज कर रहे हैं या चीज यूज कर रहे हैं वो क्लियर हो, उसका पर्पस अच्छी तरह से कम्युनिकेट हो रहा हो। Give it a name that communicates its purpose. Use a sequence diagram if you want to emphasize
the time ordering of messages. अगर हम लोग टाइम ऑर्डरिंग डिफाइन करें कि पहले कौन सा होगा, फिर क्या होगा, फिर उसके लिए सीक्वेंस डायग्राम का अब बनाना, उसके लिए सीक्वेंस डायग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और यूजफुल होती है। लेकिन अगर हम लोग ने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से इंटरेक्शन हुई है वो शो कराना है, तो उसके लिए सिर्फ हम कोलैबोरेशन डायग्राम बनाते हैं। और हम लोग नोट्स और कलर्स को यूज करते हैं इसके फीचर्स को डिफाइन करने के लिए। यूज नोट्स एंड कलर एज विजुअल क्यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ योर डायग्राम। अब ये एग्जांपल है जिस तरह की हम केस स्टडी कर रहे थे, उसके अंदर वैलिडेट मीन यूज केस से कोलैबोरेशन डायग्राम बनी हुई है। अब जो हमारा कार्ड रीडर इंटरफेस, कार्ड रीडर है वो और कस्टमर इंटरफेस है। अब ये हमारे मेन जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे वो हैं कि जो एक पहले कार्ड रीडर होगा, उसका कार्ड रीडर इंटरफेस होगा, फिर कस्टमर है उसका कस्टमर इंटरफेस, और दोनों ने एटीएम कार्ड यूज करना है। फिर एक बैंक सर्वर है जिसके साथ आपकी एटीएम मशीन जुड़ी होती है, और एटीएम कंट्रोल है और एटीएम ट्रांजैक्शन। अब इनके दरमियान किस तरह से डाटा फ्लो होता है वो आता है कि सबसे पहले कार्ड रीडर से वो कार्ड रीडर इनपुट मांगता है, कार्ड रीडर इंटरफेस से इनपुट डाटा जाता है एटीएम में, फिर एटीएम के अंदर से कार्ड की इंफॉर्मेशन जाती है और उसको रिक्वेस्ट चल जाती है। और इसी तरह वो फिर कस्टमर को कहता है कि जब कार्ड एंटर हो जाता है वो उसको कहता है पिन एंटर कर। जब आप पिन एंटर करते हो तो वो वैलिडेशन के लिए जाती है। जब वो वैलिडेशन होती है तो उसको मेन्यू डिस्प्ले हो जाता है। मेन्यू डिस्प्ले होता है तो कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि उसको क्या करना है। फिर अगर उसने ट्रांजेक्शन करनी है तो भी आ जाता है कार्ड इंसर्ट करके, तो फिर ये हमारे सारे काम हो गए। सिर्फ ये वैलिडेट पिन तक है। एटीएम ट्रांजेक्शन अगर उसने करनी है तो भी यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद अगर कार्ड इंसर्ट करती है और पिन वगैरह वैलिड है तो फिर वो हमारा अपडेट होगा। फिर उसके बाद ये उसकी सीक्वेंस डायग्राम है। अब सीक्वेंस डायग्राम इसके अंदर सिर्फ हमने बताया कि किस तरह से फ्लो होता है डेटा का, कि किधर से आया फिर किधर किधर जाता है और किस तरह से वो काम करता है। लेकिन सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हमारे पास टाइमलाइन है। जो सबसे ऊपर है इसका मतलब ये फर्स्ट ये इम्प्लीमेंट होगा, फिर ये इम्प्लीमेंट होगा, फिर ये इम्प्लीमेंट होगा। ये सारे मैम सीक्वेंस डायग्राम को स्टेट डायग्राम भी कहते हैं ना? सीक्वेंस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम को नहीं, स्टेट अलग है। सीक्वेंस डायग्राम और स्टेट डायग्राम डिफरेंट है। सीक्वेंस डायग्राम के अंदर मेनली हम लोग जो होता है अपना जो टाइम ऑफरेंस है, अपने डेटा फ्लो की या किस तरह से काम आगे बढ़ता है उसको डिफाइन करते हैं। इसके अंदर सारा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो टाइम आ जाती है। इसके अंदर टाइम ऑर्डरिंग आ जाती है कि किस तरह से और पहले किस चीज को ऑकर होना है, फिर कौन सी चीज होगी, फिर कौन सी चीज होगी। बेसिकली इसके अंदर ये जो हमारी टाइमलाइन होती है इसके अंदर आ रहा होता है कि पहले ये ऑकर होगा तो कार्ड डालेगा, कार्ड का फिर डेटा जाएगा, इंसर्ट होगा, वो पिन मांगेगा। जब उसको पिन मिल जाएंगी तो फिर वो आगे से मतलब सारी रिक्वेस्ट होगी कि आपने आगे क्या काम करना है। तो इसके अंदर हम लोग मेनली जो हमारा ना टाइमलाइन डिफाइन कर देते हैं कि पहले किस तरह से काम होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, डेटा फ्लो के टाइम के लिहाज से। मैम जो हमारा कस्टमर है वो पहले एक मैसेज सेंड करेगा जो बैंक सर्वर है, फिर उसको वापस मैसेज फॉरवर्ड करेगा ना कि उसका रिस्पांस क्या आया। देखो सबसे पहले जब एटीएम मशीन के अंदर कार्ड इंसर्ट करते हैं ना, जब कार्ड इंसर्ट करते हैं उसके बाद वो सबसे पहले पिन मांगता है। तो वो उस दौरान जो सब होता है वो यही होता है ना, पहले आप कार्ड एंटर करते हो, तो कार्ड एंटर करते हो मशीन में, तो मशीन के पास भी इंफॉर्मेशन होती है ना कि इस कार्ड की पिन कौन सी है। तो फिर पिन एंटर करते हो तो फिर वो उसको मैच करता है कि वो है कि नहीं। अगर वैलिड होती है तो वो फिर आपके आगे डिस्प्ले करता है कि आपने क्या करना है, ट्रांजेक्शन करनी है, विड्रॉ करना है, कि सिर्फ चेक करना है। तो ये इस तरह से फ्लो होता है ना। तो देख लो सबसे पहले बट मैम वो
एक्सक्यूज मी मैम, तो मैम वो चेक करेगा ना कि एक लूप हमने लगाई होगी ऑल्ट नाम से जिसमें इफ कंडीशंस होती हैं, तो वो फंक्शनैलिटी इसमें ऐड होगी कि नहीं? के कार्ड को वो जो चेक करता है पिन को कि कितने टाइम से है कि नहीं, यस मैम। वो तो हमने पहले डिफाइन किया हुआ है ना कि जो है वो 3 दफा उसको चेक करता है पिन को, फिर वो जाके उसको रिजेक्ट करता है, जो मतलब कार्ड को अंदर ले लेते हैं मशीन, जो बाइंड नहीं करता फिर कार्ड, यस मैम, पर वो चेक वो करेगा उसकी ना, अगर कंडीशन वैलिड है नहीं ना। है। जी हाँ, अगर वैलिड नहीं है ना तो फिर वो दूसरी साइड पे चला जाता है ना, कि अगर वैलिड नहीं है तो फिर वो उसको सर्वर को कह देता है, फिर वो दोबारा उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप फिर से पिन एंटर करेंगे। काम 3 टाइम होता है, ओके मैम। लेकिन मतलब हम अभी सिर्फ फ्लो बता रहे हैं कि वैलिडेट किस तरह से होती है, कि मतलब जब पिन चल जाती है फिर उसके बाद किस तरह से डिस्प्ले होता है और सारा काम किस तरह से होता ठीक है मैम। है। ठीक है, बस। और मतलब डायनामिक मॉडलिंग जो है वो यहाँ तक खत्म है। डायनामिक मॉडलिंग के अंदर हमने 3 तरह से चीजें पढ़ी है। एक फाइनाइट स्टेट मशीन पढ़े थे, फिर स्टेट चार्ट्स पढ़े थे, अब कोलैबोरेशन और सीक्वेंस डायग्राम। फिर उसकी वो वाला टॉपिक अब खत्म हो गया। अब ये नया टॉपिक है, इसका है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फॉर एजाइल मेथड्स। एजाइल एजाइल मेथड्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट का प्रोसेस वो वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर हम लोगों ने लिमिटेड काम करना होता है। इसके अंदर हम लोग ज्यादातर जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर फोकस नहीं कर रहे होते। इसके अंदर हम मेनली प्लॉटिंग के ऊपर से फोकस कर रहे होते हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तो जो हमारे ये वाले एजाइल मेथड होते हैं, ये सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स छोटे हैं। Agile methods are a family of software development processes. Their aim is to deliver product faster with high quality and satisfy customer needs through the application of the principle of lean production to software development. Agile methods have become popular during the last few years. Lean production has been conceived during the 15th in Toyota. It involves several practices that are now part of our most manufacturing processes, such as just-in-time development, total quality management, and continuous process improvement. Agile methods जो है वो जो होता है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। इसके अंदर ये आइटरेटिव प्रोसेस होता है, इसीलिए जो भी इंटरेक्शन है या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो गैदर करके साथ ही उसकी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। जितनी जल्दी हम अपना प्रोडक्ट लेकर करेंगे वो बेटर होता है और क्वालिटी मैटर कर रही होती है और कस्टमर जो है वो हमारा सेटिस्फाई है कि नहीं। ये अभी पिछले कुछ सालों में इसका होना शुरू हुआ है, क्योंकि अब बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिलीवरी जो होती है वो उनको जल्दी चाहिए होती है, तो फिर उसके लिए हम लोग एजाइल मेथड्स को यूज करते हैं। The principle of lean production is the constant identification and removal of waste, that is anything that does not add value for the customer to final product. इसके अंदर जो हमारा मेन काम होता है वो ये होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट या हम किसी इस तरह के काम के ऊपर तो फोकस नहीं कर रहे जो कि बेसफुल है, जिसका हमारे फाइनल प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कस्टमर ने वैसे डिस्कस कर दिया और लेकिन वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट ना हो। तो इस तरह के पॉइंट्स को डिस्कवर करना, आइडेंटिफाई करना और फिर इनको रिमूव करना, ये मेन हमारा इसके अंदर काम होता है। फिर एजाइल मेथड जो है वो 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं। सबसे पहले कि आपने जो कस्टमर को अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना है वो उसकी वैल्यू को मैच करता हो, और फिर जो आपने किया है वो कस्टमर जो है उसकी वैल्यू को समझे और उससे सेटिस्फाई हो वो अपने प्रोजेक्ट से।
delivering value for the customer, ensuring that the customer understands such value and be satisfied by the project. एजाइल मेथड में जो मतलब इसके अंदर हमें थोड़ा टाइम मिलता है, इसलिए हम इसके अंदर जो मेन हमारे फीचर्स होते हैं प्रोजेक्ट के उसको मेनली डिलीवर करने पे फोकस रखते हैं, जो कि हमारे सिस्टम के लिए मेनली यूजफुल हो। कोई भी चीज ऐसी डेवलप करना उस सिस्टम के अंदर जो कि उसके अंदर इम्पोर्टेंट ना हो, वो एक मिस्टेक कंसिडर की जाती है। Agile method pose a lot of emphasis in producing and delivering to the customer only those features that are useful. Producing anything that is not required is considered a mistake. Adding a कुछ कहा है किसी ने? Adding a feature that is not needed. Excuse me, ma'am. ईमेल है मेरी मैम हाँ मेरा जी, कुछ email सबमिट हो गया, देखना जरा। हाँ जी हाँ जी कर हो गया हो गया जी। है बेली तो सही आ गई ना मैंने हाँ Adding a feature that is not needed not only consume without adding customer value but also create extra code which may contain errors and make code longer and more complex to maintain, to correct and improve. कोई भी ऐसा फीचर जो हमें ना चाहिए हो उसको ऐड करने से हमारा ज्यादा एफर्ट भी लगता है, लेकिन ऑल्सो कोड भी हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, एरर्स भी ज्यादा हो सकते हैं और कोड हमारा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है जिसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। The waste include general architectures that are used only partially or reusable components with functionality that are likely to be used. To achieve such elimination of waste, agile methods claim to be अब जो हम वेस्ट के एलिमिनेशन करें उसके लिए हमारे पास दो तरह से है कि हम अडॉप्टिव हो रादर देन प्रेडिक्टिव, कि जो हमारे पास काम है उसको हम कर ले रादर देन ये प्रेडिक्ट करेंगे ये बाद में ऐसे हो जाएगा, बाद में ऐसे हो जाएगा। पीपल ओरिएंटेड देन रादर देन प्रोसेस ओरिएंटेड। ज्यादातर कस्टमर जो है उसके साथ बातचीत करके उसको ज्यादा सही से समझ के तो करे, इससे बेहतर के प्रोसेस को ये ना देखेंगे बाद में हो सकता है ये यूज हो जाए, बाद में हो सकता है वो यूज हो जाए। A close collaboration between the development team and the customer is a must so that the requirements are fully identified, correctly understood. Final product reflects what the customer needs, no more or no less. कस्टमर और डेवलपर के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन ज़्यादा होनी चाहिए, कोलैबोरेशन ज़्यादा नहीं, ताकि जो रिक्वायरमेंट्स है वो सही से डिलीवर हो सके और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कोई बने जो हमारे कस्टमर को चाहिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ना हो। फिर अजाइल मेथड जो है उसके अंदर आ जाता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, स्क्रम, डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, एडाप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और द क्रिस्टल फैमिली। ये अजाइल मेथड्स हैं जो कि यूज होते हैं। अजाइल मैनिफेस्टो ये है कि जो हम लोग इंडिविजुअल्स और इंटरेक्शंस को ज़्यादा प्रेफर करें प्रोसेस और टूल्स के ऊपर। दूसरा कस्टमर कोलैबोरेशन को यूज़ करें कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, मतलब फिजूल के लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने से बेहतर है कि आप कस्टमर के साथ बैठ के आराम से तो डिस्कस कर लें कि आपको क्या चाहिए। वर्किंग सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेटर है डॉक्यूमेंटेशन से, क्योंकि हमें इसके अंदर ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें इसके अंदर डिलीवर करना होता है अपना प्रोडक्ट एज सून एज पॉसिबल। और जैसे ही हमें कोई चीज़ नज़र आए तो हम उसके अंदर रिस्पॉन्ड कर दें, उसको साथ ही चेंज कर दें, बल्कि उसके ऊपर प्लानिंग करने के इसको ऐसे करेंगे इसको दैट विल टेक मोर टाइम और उसकी वजह से
अननेसेसरी चीजें भी ऐड हो जाती हैं। कॉमन प्रैक्टिसेस और बिहेवियर्स जो है इसके अंदर आ जाते हैं। अडॉप्टेबिलिटी आ जाती है, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट आती है, फ्रीक्वेंट रिलीज आ जाती है, रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन बिफोर एपीआई इटरेशन आ जाती है, हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। अडॉप्टेबिलिटी में ये आता है कि अगर हमारे पास कोई चेंज आए या कोई चीज़ है तो हम उसके ऊपर काम करें और हम इसको इस तरह का बनाएंगे जो हमारे कस्टमर को चाहिए। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि हम इसको जब एक हमारा प्रोटोटाइप बन जाता है या एक चीज़ बन जाती है तो लाजमी नहीं हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हुई हो सकता है यूजर हमें पूरी बात ना बता पाया हो, इसलिए हमें उसको मतलब लूप में चलाना चाहिए कि जैसे ही कस्टमर से इंटरेक्शन करते रहना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई भी कुछ चेंजेस होता था तो हम उसके अंदर चेंज कर सकते। फ्रीक्वेंट रिलीज के अंदर यह है कि जैसे ही थोड़ा सा हमारा प्रोडक्ट बन जाए हमें अपने कस्टमर को दिखा लेना चाहिए क्या वो सेटिस्फाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जैसे ही हम नई आइटरेशन स्टार्ट करें जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स पड़ी हैं या कुछ भी है उसके अंदर हम प्रायोरिटाइज कर दें कि ये चीज़ मस्ट होनी चाहिए, ये चीज़ थोड़ी अगर ना भी हो तो चलेगी। और जो हमारा कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब जो कस्टमर के साथ हमारी इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसी के साथ हमें डिस्कस करना चाहिए हर एक चीज़ के अंदर के इससे हमारे पास मसला आ रहा है या वो हमारे पास मसला आ रहा है। Requirement engineering in agile method. In agile method, the whole development team is involved in requirement elicitation and management, while in traditional approaches, often only a subset of the development team is involved. इसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट टीम हमारे पास होती है वो सब जो है वो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है उसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है डेवलपमेंट टीम का जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर काम कर रहा होता है। लेकिन इसके अंदर जितनी भी हमारी टीम होती है ना कोडिंग वाली, उसके लिए मास्टर होता है कि वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे भी काम करें। ये अप्रोच जो है वो फिजिबल तभी होती है जबकि हमारा जो प्रॉब्लम का साइज है, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है वो लिमिटेड साइज की हो, जो हमारी डेवलपमेंट टीम है वो थोड़ी छोटी हो ताकि वो इंटरैक्ट कर सके कस्टमर के साथ डायरेक्टली। जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा मसला होगा और जितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है उतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है उसको सॉल्व करने के लिए। दिस अप्रोच इज feasible only if the size of the problem is limited, as only a small development team can interact directly with the customer. If the problem is bigger, the team can use other techniques for elicitation and managing requirements. अगर आप लोगों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो फिर गैदरिंग के लिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए हम किसी और तरह की टेक्निक से यूज कर सकते हैं। The understanding of requirement variability has a strong impact on the ability to be moved. जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिफरेंस है या चेंजेस वगैरह उस चीज को समझने ही जो है ना वो इस मेथड के अंदर एजाइल मेथड्स के अंदर हम जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है कस्टमर के ऊपर, बेस्ड इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, रिक्वायरमेंट एवोल्यूशन के ऊपर और नॉन फिक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अब कस्टमर के अंदर क्या आता है, जो कस्टमर और जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर एजाइल मेथड के अंदर, क्योंकि जो हमारी डेवलपमेंट टीम और स्टेक होल्डर्स हैं उन दोनों के दरमियान जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर उनके अंदर आपस में डिफरेंट परसेप्शन है एक चीज को लेके चलने के लिए तो फिर वो हो सकता है एंड रिजल्ट में भी डिफरेंट हो कि जो हमारा कस्टमर चाहता है वो डेवलपमेंट में वो चीज डेवलप ना की। तो जितनी ज्यादा उनके अंदर इंटरेक्शन होगी उतना बेहतर होगा। The interaction between the development team and stakeholder is complex due to different perception of the problem that the stakeholders have. In agile method, the problem of multiple stakeholders is solved during their reducing their number to one, which represent all stakeholders in the project. अब हो सकता है कि 2-4 लोग हो जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स हो, जो मतलब यूजर हो या कस्टमर हो हमारे प्रोडक्ट। अब बारी बारी
सबसे कहानी सुनने से बेहतर है किसी एक बंदे से कहानी सुन ले। तो उन लोगों को चाहिए कि अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखें जो कि डेवलपमेंट टीम के साथ इंटरैक्ट करे। द कस्टमर शुड be a domain expert and able to make important decisions such as accepting the product prioritized requirements. अब इसके अंदर जो हमारा कस्टमर है या स्टेक होल्डर है वो डोमेन एक्सपर्ट होना चाहिए, जो उस चीज पे काम करा रहा है उसको उसके बारे में हर तरह की नो हाउ होनी चाहिए, ताकि अगर हम उसको कोई एट अ टाइम कोई डिसीजन पूछ ले रैंडम तो वो हमें उसके ऊपर डिसीजन भी दे दे, और जो हम प्रायोरिटाइजेशन है वो भी हमें बता सके कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और जो हम उसको फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहे हो वो हमें बता सके कि इसके अंदर कोई मसला है तो वो भी बता सके। अब जो कस्टमर है उससे रिलेटेड हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि वो हर टाइम अवेलेबल हो हमारे पास। दूसरा उसके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, वही डोमेन एक्सपर्ट होना चाहिए, और उसके बाद डिसीजन पावर होनी चाहिए कि अगर कोई भी हमने पूछा कि ये चीज़ ऐड करनी है या रिमूव कर दें इससे हम लोगों को मसला तो नहीं, तो वो इस चीज़ पे हमें रिप्लाई कर सके एज सून एज पॉसिबल। अब आ जाता है वेस्ट इन रिक्वायरमेंट्स। वेस्ट इन रिक्वायरमेंट्स में याद आता है कि जो भी हम हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें डेवलपमेंट में कोई बाद में काम नहीं करेंगे उनको हम ना डेवलप करें। Identification and reduction of waste from a requirement assume a paramount role to avoid the creation of waste later in the development. In lean practices, the reduction of waste is extremely important because waste also generates more waste. अगर हम लोगों ने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बना ली है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो उससे रिलेटेड हमें सारा काम करना पड़ेगा, तो जो कि उसको एक अलग किस्म का हमारे पास बन जाएगा। Waste in requirements include both wrong and useless requirements. All the waste generated is a cost for the customer both directly and indirectly. Such costs are likely to generate further waste inside the customer organization due to reduced amount of money available to its core business and reduced revenues. जो वेस्ट रिक्वायरमेंट्स में होता है वो ये भी हो सकता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट लिखी गई हो वो गलत लिखी गई हो, बंदा कहना कुछ छोटा रहा क्या कुछ छोटा, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो हम सिस्टम बना रहे हो उसके अंदर उस चीज़ की जरूरत ना और हमने वो भी लिखा। फिर अगर हम कोई काम करते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और वो कॉस्ट जो है वो हमारे कस्टमर को पड़ रही होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इम्पैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर हमारा बेस्ड है रॉन्ग या अनयूजफुल रिक्वायरमेंट्स है उनका क्या इफेक्ट होता है। हमें ज़्यादा सोर्स कोड लिखना पड़ता है और जिसकी हमें हायर कॉस्ट पड़ती है। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है हमारे सोर्स कोड की, जो डिलीवरी हो जाती है फाइनल वर्जन की वो डिले हो सकती है, और जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी तो वो फिर कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा और उसकी मेंटेनेंस भी हमें कॉस्टली पड़ेगी, और फिर रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज होंगे, प्रोसेसर ज़्यादा यूज होगा, मेमोरी यूज ज़्यादा यूज होगी और नेटवर्क यूजेज ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल हो जाएगा उसके लिए ऑपरेट करना, जो उसको चाहिए होगा वो होगा। More source code to write and higher cost, increased complexity of the source code, delayed delivery of the final version of the application without functionalities, more complex and costly maintenance, more resources required by the application, including memory usage, processing power, and network usage, etc. Increased complexity of the application from the point of view of the customer, more complex users interface, more effort to learn how to use the application. वेस्ट रिडक्शन के लिए दो तरह की टेक्निक है, एक रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन है, एक इंक्रीमेंटल रिलीज। के रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर दिया जाए कि ये वाली रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस मतलब कस्टमर के साथ डिस्कस कर लिया जाए कि ये चीज़ है ये चीज़ है, अब आपको इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए। और इंक्रीमेंटल रिलीज में ये है कि हम उसको प्रोटोटाइप को डिस्कस करते रहे कस्टमर के साथ ही, ये हो जाएगा। रिक्वायरमेंट एवोल्यूशन में याद आता है कि किस तरह से हमारी जो इवॉल्व करती है ड्यूरिंग हमारी प्रोडक्शन के डेवलपमेंट के दौरान हमारी रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आते हैं।
Agile methods assume that it is very hard to elicit all the requirement from the user upfront at the beginning of the development process. They also assume that the such requirements evolve in time as the customer may change its mind or the overall technical socio-economical environment may evolve. हो सकता है कि जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हो तब उन लोगों की किसी तरह की और नीड हो, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के दौरान हो सकता है कोई ऐसा चेंज आ जाए जिसकी वजह से उनको अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजिंग चाहिए हो, तो इसलिए इस चीज़ की मूवमेंट के लिए जरूरी है कि हम ये सब डिस्कस कर सकें. Agile companies are aware that changes are inevitable and they include the management of variables in the development process. उनको पता होता है कि बाद में ज़्यादा बड़ा चेंज करने से बेहतर है बंदा साथ चेंज करा लिया, इसलिए वो अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस के दरमियान एक मैनेजमेंट टीम देते हैं जो भी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही होती है. Agile method assumes that the cost of introducing change in a product is really constant over time, but the hypothesis is not true in every context. लोगों को ये लगता है कि अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके अंदर इतनी कॉस्ट नहीं पड़ती, वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है. कॉस्ट जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि आपने किस तरह का चेंज किया. अगर आपके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर कोई मेजर चेंज आता है तो मे बी वो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है. Usually, the cost of implementing changes grow exponentially over the time. On the other hand, if development phases are grouped together in a very short iteration and binding decisions are taken as late as possible, the growing of the cost is limited. In order to manage requirements evolution, agile methods are variable. Use variable scope, variable price content. This means the feature really implemented in the system and it falls involved. पहले ही डिस्कस कर लिया जाता है कि अगर कॉस्ट चेंज आएगा तो अगर आप लोगों ने बाद में कुछ ज़्यादा चेंजेस की बात की तो फिर वो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करे तो हम उसको भी चेंज कर सकते. मैनेजिंग वेरिएबिलिटी किया जाता है डीकॉपलिंग रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन एंड प्रोटोटाइपेशन. ये हम लोग जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हो तब साथ प्रायोरिटाइजेशन भी करें और फिर जैसे जैसे अगर कोई चेंज आए तो उसको भी हम फिर, और हर जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए और अच्छी तरह से डिफाइन होनी चाहिए और उसका किसी और के साथ किसी तरह का भी कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर ये है कि Agile methods do not provide any widely accepted technique for elicitation and managing non-functional requirements. कोई ऐसी functional non-functional requirements होती हैं जो कुछ दूर होती हैं जो हम सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाते, और इस तरह की कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो इसको सही तरह से कर सके. Such requirements are collecting implicitly during the requirement collection activity. The need of specific non-functional is less important than others. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कस्टमर का, फिर डेवलपर का और वेंडर. इस एजाइल मेथड्स के अंदर इन तीनों का जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सबसे ज्यादा, क्योंकि कस्टमर का इंटरेक्शन जब तक डेवलपर के साथ नहीं होगा तो प्रोडक्ट वो नहीं बनेगा जो हमारा कस्टमर चाहता है, और मैनेजर जब तक उस चीज को सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे कि अगर कॉस्ट आ रही है किस तरह से चेंज करनी चाहिए, तो इसलिए ये तीन लोग बहुत इम्पोर्टेंट